नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी, मिलवाते हैं मेहमान से भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज की बात में हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं। पहला विषय है, आज है लोक सेवा दिवस, तो इसी पर चर्चा होगी। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे भूमि और युवा से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स। मैं मिलवाऊंगी आपको हमारे विषय विशेषज्ञों से भी, लेकिन उससे पहले नोट करिए हमारे टोल फ्री नंबर्स। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 0755-266-0049 और दूसरा नंबर है 1800-233-00340। तो दर्शकों, मैंने आपको हमारे टोल फ्री नंबर्स बता दिए। अब देखते हैं आज की तिथि क्या है, क्योंकि तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है और तिथि के अनुसार हम बहुत चीज़ें प्लान भी करते हैं। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, वैशाख माह शुक्ल पक्ष 21 अप्रैल 2023 और दिन है शुक्रवार। और अब बात इतिहास की, क्योंकि इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए नजर डालते हैं 23 अप्रैल को क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। 1910 में सदाशिव त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और उड़ीसा के 5वें मुख्यमंत्री जी का जन्म हुआ था। 1926 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 54 राष्ट्रों और राज्य क्षेत्र की प्रमुख इनका जन्म हुआ था। 1938 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा लिखने वाले कवि मोहम्मद इकबाल का आज ही के दिन निधन हुआ। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आज के सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन के कुछ बाहरी इलाकों को अपने कब्जे में लिया। बर्लिन शहर पर कब्जा करने और हिटलर को मात देने की कोशिशों में आज ही के दिन मिली जीत को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और 1987 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक बम धमाके में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई। और साथ ही आज 21 अप्रैल है और आज नेशनल सिविल सर्विस दिवस भी मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज के विचार पर, क्योंकि विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एक विचार हमारा जीवन बदल देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। और ये सुविचार है जाने माने कवि, निदेशक और गज़ल गायक गुलजार साहब का। और दर्शकों, अब आज की बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं लोक सेवा दिवस के बारे में। 1945 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस दिवस की शुरुआत की थी। इसी पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आपको बता दें इस वर्ष की थीम क्या है। इस वर्ष की थीम है विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त करना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। इसी पर आज विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री लोकेश शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्यों मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। अगर आप इतिहास देखें तो 1858 में इंडियन सिविल सर्विसेज की व्यवस्था को लागू किया गया जी, जो कि 1947 तक लगातार चलता रहा। और जो सिविल सर्वेंट्स का पहला बैच सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने उसको एड्रेस किया 21 अप्रैल को जी, और उस दिन उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा, क्योंकि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व था वो सिविल सर्वेंट्स को दिया गया। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का अर्थात ये है कि जो सरकारें तय करती थी कि आम जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए किस तरह के काम किए जाने हैं, उनको धरातल पर कैसा उतारा जाना है, वो बड़ा दायित्व जो है सिविल सर्वेंट्स को दिया गया और उसको टीयर लेवल पे डिप्लॉय किया गया कि आप देखेंगे तो ब्लॉक स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, फिर जिले स्तर पर, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे उनका पूरा हायरार्की डिफाइन किया गया। और आम जन के साथ कनेक्ट इस्टेब्लिश करते हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें हों जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई की सुविधा, या फिर लोगों को गृह निर्माण में मदद चाहिए, या कृषि का फील्ड है, एजुकेशन का फील्ड है, जो सोशल सेक्टर है हमारे, जिसमें हेल्थ सेक्टर बड़ी महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है। तो इन सब की पॉलिसीज़ जो बनी जी, राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को या सिविल सर्वेंट्स को उसकी जिम्मेवारी मिली। और इसीलिए क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है जी, और लोगों को सीधा जो गवर्नेंस का एक एक्सपोजर है वो इन्हीं के द्वारा मिलता है, तो इसलिए
माननीय सरदार भाई वल्लभ पटेल ने जी इनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। तो बिल्कुल। तब से इसकी शुरुआत हुई। 2006 में इसको नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में अपनाया गया और तब से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। तो जिलों में, राज्यों में, नेशनल स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक नई तरह की ऊर्जा भरने के लिए मिशन कर्मयोगी स्थापित किया, जिसको कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करता है। और साथ में ही प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड्स भी शुरू किए गए, ताकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके काम की सराहना हो सके, उसको एक पहचान मिले और बाकी सब उससे प्रेरणा लेकर अपने अपने फील्ड में और अच्छा काम कर सकें। आज अपने लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के 2 बड़े ब्राइट ऑफिसर्स को ये अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें श्री अनुराग जैन जी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी हैं, और भाव्या मित्तल हैं जो कलेक्टर हैं बुरहानपुर से, और उन्होंने जल जीवन मिशन में बहुत अच्छा काम किया। तो उस कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया। बिल्कुल सर, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं वे काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के विकास के लिए काफ़ी कुछ कार्य हो रहा है। जो सर सिविल सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनका कार्य अतुलनीय है, क्योंकि वो जो अपना योगदान देते हैं समाज में बदलाव लाने के लिए, देश में बदलाव लाने के लिए, वो काफ़ी अतुलनीय होता है। तो शासन द्वारा इस दिवस को मनाकर उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है, तो उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका सिविल सर्वेंट्स ने निभाई है जी। समाज के साथ। जो चुने हुए पॉलिटिकल लीडर्स थे, सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और हर व्यवस्था में रिजल्ट दिखाने के लिए जो जिम्मेवारी है वो हमारे सिविल सर्वेंट्स ने ली। और भारत अगर आप देखें तो आज़ादी के बाद बहुत आगे बढ़ा है, और उसमें चाहे वो अधोसंरचना हो, चाहे हम अपनी कृषि का विकास देखें, चाहे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज का, एजुकेशन सर्विसेज का देखें, तो आज भारतवर्ष से इतने युवा और हमारे पढ़े लिखे जो एक्सपर्ट्स हैं वो दुनिया में जाने जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को वो हेड करते हैं। भारत अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप में एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क के लिए जाना जाता है, क्योंकि जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, जिनको इकोनॉमिक डाउनटर्न्स कहा जाता है, उसको हम झेल पाए। तो जो ये ट्रांजिशन है पूरा का पूरा, इसको मैनेज करने के लिए मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी की सराहना होनी चाहिए। उसमें उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है, और सभी इन्हीं चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए, सिविल सर्वेंट्स के काम की सराहना करने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए सभी जगह पर कार्यक्रम होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में एक कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने संबोधन किया, उनके काम की सराहना की, जनता की और उनसे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में बात करी। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कार्यक्रम किया जहां पर उनको संबोधन किया, और जो उत्कृष्टता अवार्ड्स की शुरुआत की गई वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है समाज में बदलाव लाने के लिए, या समाज के लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं लोक सेवक। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारी प्लानिंग्स भी होती हैं, क्योंकि नीतियाँ जो होती हैं वो भी बनाई जाती हैं, साल भर की प्लानिंग की जाती है इस दिवस पर, तो क्या स्ट्रैटेजी रहती है उस प्लानिंग में? देखिए, अभी जो मूल मंत्र सिविल सर्वेंट्स को माननीय प्रधानमंत्री ने और बाकी सभी राज्यों ने जिसको एक्सेप्ट किया, उसको रखा गया कि सिटीज़न फर्स्ट और प्रो पीपल पॉलिसीज़, जिसका मतलब है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको सबसे आगे खड़ा करके, उनको सबसे आगे देखते हुए वैसी पॉलिसी का निर्माण हो, और नागरिक जो हैं वो सशक्त हों। तो ये मूल मंत्र रखा गया। लेकिन मिशन कर्मयोगी को अगर आप समझने की कोशिश करें तो उसमें एक तरह का जो परफॉर्मेंस या एक्सपेक्टेशन फ्रेमवर्क बनाया गया, तो उसमें कुछ बातों पे खासा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि समाज में बदलाव आ रहे हैं, अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव आ रहे हैं, जो भूखंड हैं उनमें बदलाव आ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह की सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी की आज आवश्यकता है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट, इस पर खासा ध्यान दिया गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज के समय में बहुत सारे बदलाव देखे जा रहे हैं। तो वो एक बड़ा ऐसा एरिया है कि जो एक कैपेसिटी हमारे सिविल सर्वेंट्स को उसकी आवश्यकता है, और उसी के द्वारा अपन ट्रांसपेरेंसी भी ला सकते हैं। दूसरा, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव हमारे सिविल सर्वेंट्स कैसे बने, प्रोएक्टिव और पोलाइट कैसे रहें, ताकि समाज में और उनमें सद्भावना बनी रहे, और मिलजुल कर जो है सामाजिक कार्यों को, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा,
प्रोग्रेसिवनेस कैसे लगातार बनी रहे। इसमें अगर आप ध्यान दें तो मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा यूनिक मॉडल रहा है, जिसको हम मध्य प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल कहते हैं, जिसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट अर्थात समाज के साथ मिलकर कार्य करने पे खासा ध्यान दिया गया। चाहे अपने यहाँ पर कोरोना मैनेजमेंट हो, जिसमें जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनी, जिसमें समाज के लोग सरकार के साथ जुड़ के काम किए, या फिर आप किसी भी तरह की स्कीम्स देखें, लाडली बहना स्कीम देखें तो उसमें स्कीम के लिए ब्रांड एम्बेसडर हमारी बच्चियों को चुना गया। अब आप लाडली बहना की जब बात करेंगे तो समाज के ही लोग जाकर जागरूकता फैला रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश इकलौता राज्य था जिसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट 2010 में ही लाया गया था, जिसकी यूएन ने सराहना की और अवार्ड किया। पब्लिक सर्विस एक्ट में हमने ऐसी सर्विसेज आइडेंटिफाई करी जिसकी सरकार गारंटी देती है कि ये सर्विसेज आपको टाइम बाउंड मैनर में मिलेंगी, और उसका क्रियान्वयन करने के लिए लोक सेवा केंद्रों की स्थापना हुई जो सभी ब्लॉक स्तर तक गए कि नागरिक जो हैं वहाँ पर जाकर अपनी सुविधा का जो भी वो लेना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करें और विद इन ए टाइम फ्रेम उनको वो सुविधा दी जाएगी। इसी तरह से सीएम हेल्पलाइन की स्थापना की गई ताकि ग्रीवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म, किसी को सुविधा लेने में कोई कठिनाई है, कोई पीड़ित है, वो सिर्फ एक फ़ोन के माध्यम से अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उसका एक फॉलोअप ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया कि टाइम बाउंड मैनर में उनके ग्रीवियंस का रिट्रेसल करा जाए। इसी के साथ साथ आप देखें तो मध्य प्रदेश में कुछ नवाचार ऐसे हुए कि समाज को और सिविल सर्वेंट्स को और साथ में कैसे लाया जाए। तो हमारे यहाँ एक सीएम फेलो प्रोग्राम चलता है जिसको चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, जो सुशासन संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया जाता है जी। तो एक रिसर्च एसोसिएट हर जिले में भेजा गया जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों अनुसार और उनके साथ तारतम्य में काम करते हैं और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। तो उनके 3 काम हैं कि जो सरकार की पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका मॉनिटरिंग करना, उसका इवैल्यूएशन करना और उसका एक रियल टाइम फीडबैक नागरिकों से, समाज से लेकर एक स्ट्रक्चर तरीके से भेजा जाए। तो उसमें जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सामने आती हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है तो वो ज़िले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और जो राज्य स्तरीय एडमिनिस्ट्रेशन है चीफ मिनिस्टर ऑफिस के माध्यम से काम करता है। इसी तरह से एक दूसरा नया कार्यक्रम शुरू किया गया, चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें जन सेवा मित्रों की नियुक्ति हुई। हर ब्लॉक में लगभग 15 यानी कि 4700 के आसपास ऐसे युवाओं को चुना गया जो पिछले 2 साल में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं और ये ज़िले के प्रशासन के साथ मिलकर 3 चीज़ों पर काम करते हैं। एक तो कोई भी स्कीम से कोई उसका 100% सैचुरेशन हो जाए, कोई भी ऐसा पोटेंशियल बेनिफिशियरी है जो स्कीम में किसी भी तरह का फ़ायदा ले सकते हैं वो छूट ना जाए। दूसरा, वहाँ की जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें और प्रशासन को बताएं ताकि उनका निराकरण तुरंत हो सके। तीसरा ये कि माइक्रो कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि बड़ा एक ऐसा तबका है जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से नहीं जुड़ पाता है। तो उनको किसी भी तरह की कम्युनिकेशन है, चाहे वो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे हो, चाहे अपनी स्वास्थ्य को सुधारने के एस्पेक्ट पे हो, वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इन जनसेवा मित्रों के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचे। बिल्कुल, मतलब जनसेवक जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और वो प्रशासन और शासन दोनों को जोड़कर बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि युवा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समाज में सशक्तिकरण अगर लाना है तो युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे नवाचार भी आए हैं और कई सारी ऐसी योजनाएँ हैं जो कि पब्लिक के लिए डायरेक्टली बनाई जा रही है और पब्लिक फर्स्ट जो एक मतलब उनका हम बात करें लोक नीति की तो उसमें पब्लिक फर्स्ट को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश शासन इस दिवस पर कुछ खास घोषणाएं भी करती होंगी? वैसे तो आप देखें तो साल भर कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स, ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे नवाचार होते रहते हैं कि जनता तक कैसे पहुंचा जाए, जनता की भागीदारी कैसे स्थापित की जाए और कैसे जो पॉलिसी के आउटकम्स हैं उनको अचीव किया जाए। घोषणाओं के साथ साथ कुछ पहले ग्राउंड वर्क किया जाता है ताकि कुछ दिनों की शुरुआत करें। जैसे अभी 2 महीने पहले मध्य प्रदेश में एक नवाचार हुआ कि जन सेवा अभियान जो है वो 40 दिनों के लिए लिया गया और उसमें लगभग 85 लाख हितग्राहियों को जोड़ा गया जो किसी न किसी स्कीम के माध्यम से अलग अलग बेनिफिट्स उनको मिल सकते थे। मुझे लगता है कि आज का एक ऐसा संकल्प हमारे सिविल सर्वेंट्स ने माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस के से लिया है कि शायद उसका फेज़ 2 जो है वो मई के महीने में आएगा, जिसमें फिर से एक जनसेवा अभियान बड़े स्तर पर चलाया जाएगा और लोगों को एक तरह से गवर्नेंस एट द डोर स्टेप का जो कॉन्सेप्ट है, यानी
कि प्रशासन को लोगों के दहलीज पर लेकर जाना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, जो स्कीम्स और पॉलिसीज़ उनके लिए बनाई गई है उसकी सर्विस डिलीवरी घर तक पहुंचाने का बिल्कुल सर। कार्य किया जाएगा। और इसमें सिविल सर्वेंट्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जनसेवा मित्र, सीएम फेलो, ये सभी लोग उसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे से बताया कि योजनाएं बनती हैं, लेकिन योजनाओं को हितग्राहियों के घर तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पर कार्य कर रही है मध्य प्रदेश सरकार भी। सर, युवा कितने जागरूक है। एक समय था जब बचपन में हम किसी अधिकारी को देखते थे, आईएएस, आईपीएस या कोई भी लोक सेवक, तो एक आइडल भूमिका रहती थी उनकी, सपना होता था कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। तो आज की स्थिति की अगर बात करें तो युवा कितने जागरूक है, क्या विजन है उनका लोक सेवाओं को लेकर? आपने कुछ समय में ध्यान दिया होगा कि पब्लिक पॉलिसी में बहुत रिसर्चर्स युवा आने लगे हैं जी। वो उसकी पढ़ाई करते हैं। मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी जो है बहुत ही एक ट्रेंड में कोर्स है जी। और युवा जो है सिविल सोसाइटी के माध्यम से, एकेडमिया के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किसी न किसी तरीके से सरकार के साथ काम करते हैं और उसमें वो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी मॉनिटरिंग, तीनों तरह के काम करते हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं कि युवा सीधे सरकार के साथ जुड़ सके। जैसे अगर आप भारत सरकार में देखेंगे तो लेटरल एंट्री का प्रचलन शुरू हुआ, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी और उसके कुछ नीचे के लेवल पे सरकार ने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करनी शुरू करी, जो आईएएस इक्विवेलेंट ही था। बिल्कुल। उसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीति आयोग को देखेंगे तो वहाँ युवा या यंग प्रोफेशनल्स जिनको कहते हैं, उनके लिए प्रोविजनिंग हुई और वो जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनके साथ मिलके अलग अलग सेक्टर्स पे काम करते हैं। इसी तरह से राज्य सरकार में अगर आप देखेंगे तो जो मैंने आपको कहा सीएम यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनको पब्लिक पॉलिसी के एम्बिट में लाने का, इंडक्ट करने का ही एक तरीका है। जो जन सेवा मित्र हैं वो भी पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन का ही काम कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में इस एक्टिविटी को और इंटेंस किया है राज्य सरकार ने। अगर आपको ध्यान हो तो यूथ पॉलिसी का लॉन्च किया गया, जिसमें इसकी बात हुई कि युवाओं को सरकार के साथ कैसे जोड़ा जाए, पब्लिक पॉलिसी में उनकी सहभागिता कैसी रहे। और इस बात की शुरुआत युवा पॉलिसी से ही की गई कि युवाओं की पॉलिसी युवाओं द्वारा। सरकार ने बड़े पैमाने पर युवाओं के साथ विमर्श किया और लगभग 10,500 युवाओं ने लिखित में अपने सुझाव भेजे और उन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपनी पॉलिसी लॉन्च करी। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के उसमें ऐसे प्रोविज़न किए गए ताकि युवा सरकार के साथ और जुड़ें, जिसमें बड़ी स्कीम्स, जो इंटर्नशिप एक छोटा प्रारूप है, उसका बड़ा प्रारूप जो है सीएम इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें 1 लाख युवाओं को साल भर के लिए किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में जाकर अगर वो अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 8,000 रुपये महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख नई नौकरियां सरकारी पदों पर जो हैं वो निकाली हैं और उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। तो सरकार ने ये भी प्रोविज़न किया कि जो भी युवा कई तरह के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस सिर्फ एक बार ली जाएगी, उनको कई बार नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। तो युवा महापंचायत, यूथ महापंचायत का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें तकरीबन 25,000 युवाओं ने प्रदेश भर से भाग लिया। और इसी तरह के कई कार्यक्रम युवा संवाद के लिए लगातार किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जो यूथ पॉलिसी के प्रोविजंस है वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गए हैं। तो ये युवाओं को सरकार के साथ जोड़ने का काम करेगा, युवाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा, क्योंकि आप देखें कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और बहुत लंबे समय तक मध्य प्रदेश एक युवा राज्य रहने वाला है। शायद 2050 के बाद भी अगर देश का परिप्रेक्ष्य देखें तो उसमें मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा जिसमें युवाओं की संख्या जो है, जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज़ करने के लिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क चाहिए यूथ पॉलिसी का, मध्य प्रदेश ने उसको अडॉप्ट किया है और युवाओं की कैपेबिलिटी को बिल्ड करें ताकि वो सामाजिक और आर्थिक जो मध्य प्रदेश का आगे बढ़ने का रास्ता है उसको तय करने में युवाओं की खासी भूमिका इसमें रहे। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि युवाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है और जैसे सीएम फेलोशिप प्रोग्राम है, युवा महापंचायत का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया गया था जिसमें युवाओं से संवाद करके, क्योंकि जो नीति बनाई जा रही थी वो युवाओं द्वारा ही अगर प्रस्तावित हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक समय था सर, आपने बिल्कुल सही बात की, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा तादाद में युवा हैं, लेकिन एक समय था जब बहुत ज़्यादा तादाद में यही युवा बाहर के देशों में जाते थे या बाहर के राज्यों में जाकर पढ़ाई करते थे, तो उसका प्रतिशत भी काफ़ी कम हुआ होगा इन योजनाओं के आने के बाद। इसके बारे में थोड़ा सा सर हमारे दर्शकों को बताएं। सरकार जो है कई स्तर पे काम कर रही है। जी सर। जैसे मैंने आपको बताया कि
1 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां इसी 1 साल में निकली, तो बिल्कुल। युवाओं के लिए एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी। जी। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्थात स्वरोजगार की को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग हर महीने 2.5 से 3 लाख युवाओं को सरकार जो है आर्थिक मदद दे रही है। तो अगर आप साल भर में देखें तो तकरीबन जो है 30 से 35 लाख ऐसे युवा हैं जो स्वरोजगार के रास्ते पे चले हैं, क्योंकि उनको सरकार से आर्थिक मदद उसमें मिल रही है। स्टार्टअप्स को बहुत सरकार ने ध्यान देकर स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आए, जो माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले साल जिसका अनावरण किया। और मध्य प्रदेश के आप देखें तो आप ढेरों स्टार्टअप ऐसे हैं जो देश विदेश में जाने जाते हैं। तीसरा, ऐसा जो युवा प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन परिवार जो है आर्थिक रूप से उनको नहीं उनकी फीस वगैरह दे पाता, तो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी स्कीम चलती है जिसमें जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, कोई भी बच्चा चाहे डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, देश के बाहर काम करना चाहे, मेधावी छात्र योजना के तहत उन लोगों को ग्रांट के रूप में, यानी कि उनकी फीस मध्य प्रदेश सरकार भरती है। अन्यथा आज आप देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत आगे हैं, लेकिन आर्थिक अभावों के कारण, परिवार में उतना सपोर्ट, उतनी सक्षमता ना होने के कारण उनके सपने टूट जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि चिड़िया जो है अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, उनको पंख देती है। बिल्कुल सही बात तो है। वो पंख इसी रूप से दिया जा रहा है कि युवाओं को सक्षम बनाने के लिए कोई अपना मन में उसको अगर कोई उसने सपना देखा तो आर्थिक अभाव में या किसी सपोर्ट के बिना, सहायता के बिना वो अपना मन ना मारे, वो अपने पंख खुद ले और अपनी उड़ान खुद भरे। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि जो चिड़िया होती है वे अपने बच्चों को घोंसला नहीं पंख देना चाहती हैं, और ये ऐसे पंख जो कि बहुत ऊंची उड़ान भर सकें। हमारे साथ अनीश जी हैं जो कि आज हमारे विषय विशेषज्ञ हैं और भूमि और युवाओं पर बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप युवा शक्ति की बात हो रही है, आपका क्या कहना है? लोक सेवा की बात है आज, क्योंकि लोक सेवा दिवस है और युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। लोकेश सर ने बहुत अच्छे से बताया कि युवाओं के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है। युवा प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले, क्योंकि हमारा देश पूरा कृषि आधारित देश है हिंदुस्तान जी, और खास करके युवाओं के साथ कृषि को भी आगे बढ़ावा, और कृषि को आगे बढ़ाने में युवाओं की कितना भूमिका है उसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग जो कुछ भी इनिशिएटिव कर रहे हैं यूथ के साथ, युवाओं के साथ, समाज के साथ, या ओवरऑल हम देखेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? युवाओं की ओनरशिप कितनी, जैसे सर ने कहा, जितनी ओनरशिप उनका हाथ में दे सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्योंकि युवाओं को हमेशा हम लोग एक ऑडियंस या एक बीड के रूप में न देखते हुए ओनरशिप का एक बीड एक साथ चले और उसमें खेती को और भूमि को थोड़ा आगे किया जाए तो ज़रूर हमारा जो मध्य प्रदेश है, युवा और भूमि का जो मुद्दा है, एक साथ मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छे से आगे जाएंगे। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि भूमि भी बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं के साथ साथ। लोकेश सर, एक चीज़ और महत्वपूर्ण, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं लोक सेवा में, तो कैसा क्या रहता है महिलाओं का रोल? क्योंकि महिलाएं बहुत डेडिकेटेड रहती है, कि ये वाकया काफ़ी ज़्यादा सुना है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं खूब सौभाग्यवान हैं, क्योंकि वो यहाँ की लाडलियाँ हैं और सरकार ने भी इसी मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ी है। तो मध्य प्रदेश ऐसे अग्रणी राज्यों में है जिसमें चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो, यानी इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स हो, वहाँ पर उनका रिजर्वेशन तय किया गया। सरकारी नौकरियों में उनके लिए तय किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना, जहाँ पर बच्ची के जन्म से लेकर जब तक वो अपना प्रोफेशनल करियर ना शुरू कर दे उसको लगातार फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती रहती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा सपना था कि मेरी हर लाडली जो है वो लखपति बने। तो जब तक वो अपनी अडल्टहुड में पहुंचती है, 18 साल 20 साल की उम्र में होती है, तो सरकार उसको अश्योर करती है कि उसको 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसी तरह से अब लाडली बहना नई स्कीम की शुरुआत करी गई, जिसमें हर पात्र महिला को 1000 रुपये महीना मिला जाएगा। और उसके पीछे भी सोच ऐसी थी कि एक परिवार के उत्थान के लिए महिला का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। और महिला को किसी भी तरह की आर्थिक मदद दी जाए तो उसको वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। वो बच्चों के लिए
जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट हैं उनके लिए दूध, सब्जी, फल इत्यादि की व्यवस्था करना, उसको किसी किताब की व्यवस्था करना, उसकी पढ़ाई की फ़ीस देना, तो ये महिला बहुत अच्छे से समझती है और अगर नहीं भी कर पाएगी तो उसको बचा के रखती है ताकि मैं अपने परिवार की मदद समय आने पे कर पाऊँ। तो इसलिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल। जो महिलाएं हैं, जिस तरह की समस्याएं मुझे लगता है आज से 20-30 साल पहले होती थी कि उन्हें परिवार बाहर जाने से रोकते थे, काम करने से रोकते थे, आगे पढ़ने से रोकते थे, मुझे लगता है कि वो समस्याओं का निराकरण जो है काफ़ी हद तक हो गया है। इसीलिए मध्य प्रदेश में जो सेक्स रेशो है आप देखेंगे तो वो बहुत इम्प्रोवाइज़ हुआ है। 900 के आसपास होता था जो आज शायद 960-970 के आसपास पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे इंटरवेंशन हैं जिनसे आज हम रिजल्ट देख रहे हैं और ये अपने आप नहीं हो गए, इनके पीछे एक विजन था। बिल्कुल। क्योंकि जैसी स्टडीज़ मध्य प्रदेश में आती थी महिलाओं की स्थिति लेके, और माननीय मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं कि जब मैं अपने गांव में पढ़ रहा था तो मैं अपने आसपास की महिलाओं की समस्याएं देखता था, तो वहीं से देखकर मैंने इन सारी स्कीमों का एक विजन तैयार किया गया, जिसमें चाहे कन्या विवाह योजना हो, लाडली लक्ष्मी हो, चाहे अब लाडली सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना था अपनी प्रदेश की बेटियों को लखपति के उससे जन्म जब लें तब से वो लखपति रहे और जब तक वो वृद्ध हो जाती है तब तक की योजनाएं बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमारे साथ अनीश जी हैं। अनीश जी, महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, हम किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें, भूमि संरक्षण की भी क्यों ना बात करें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, हम लोग का पूरा जो समाज है, समाज में महिलाओं का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ खेती में ही नहीं, पूरा हम लोग कहता है पूरा परिवार का मैनेजर महिलाएं होती है। तो वैसे ही लेकिन किसान की बात करता तो कहीं ना कहीं एक फीमेल ये शब्द हो जाता है किसान। तो लगातार हम देखेंगे तो खेती में भी 80% काम जो है महिलाएं ही करती है, लेकिन महिला किसान की श्रेणी में नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलकर उसको भी, महिलाओं को भी किसान को श्रेणी कैसे दिया जाए। अनीश जी इस बात को जारी रखेंगे। हमारे साथ लाइन पर हैं कल्पना श्रीवास्तव मैम, प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण से। बहुत बहुत स्वागत है कल्पना मैम। थैंक यू जी मैम, हम उद्देश्य जानना चाहेंगे, लोक सेवा दिवस है आज, उसके उद्देश्य के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। उसका उद्देश्य है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो इसमें जो आते हैं जी, हम जन सेवा करेंगे, तो जन सेवा जो करने का उद्देश्य है उसको सेलिब्रेट करना, जी, जो अच्छे कार्य जिसने किए हों सिविल सर्विस में जी, उसको सेलिब्रेट करना। और तीसरा एक आगे के लिए भी एक अपने जो दिशा है और अपने जो सीनियर मार्गदर्शक है उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना। जी जी मैम, और जो नए युवा हैं जो तैयारी करते हैं लोक सेवा की, वे किस प्रकार से तैयारी करें और कितना परिश्रम करना पड़ता है उनको? इस परीक्षा में परिश्रम तो बहुत करना पड़ता है। जी मैम। और जो तैयारी कर रहे हैं आजकल, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग ने जो तैयारी की थी, जी, हमें करीब more than 30 years हो गया है। जी, तो उस समय ना गूगल था, ना इस तरह का इंफॉर्मेशन फ्लो था। जी, और आज जो युवा है उसको जो तैयारी करने के जो पूरा उसका वे है वो बहुत चेंज हो गया है। इंफॉर्मेशन इनको इतना ज्यादा है और प्लस टाइम इतने चेंज हो गए हैं, जी, तो उस हिसाब से उसका चैलेंज बहुत ही बढ़ गया है। बिल्कुल, परंतु जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े ब्राइट और बड़े मेहनती हैं जी, और तन मन धन से जो अपनी तैयारी करते हैं, जी, तो एक वो सफल उनका रहता है प्रयास। बिल्कुल, बिल्कुल। जी मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को जो लोक सेवा में आना चाहते हैं? ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए, यदि वो जन सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। जी, और द स्काई इज द लिमिट, और जो अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इस सेवा में, बिल्कुल, लोगों के लिए बिल्कुल माइलस्टोन्स जो होते हैं उस तरह का क्रिएट करना, और उनकी जो नीड्स है उसको रीच आउट करना, और जो लास्ट माइल है, जो पर्सन इन द लास्ट माइल उसको रीच करना, बिल्कुल,
और रोज एक आप अच्छा काम करके सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल इतनी वैरायटी, जॉब डाइवर्सिटी और अपॉर्चुनिटीज का। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना मैम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि स्काई इज़ लिमिट। अगर आप परिश्रम करेंगे तो आसमान की ऊंचाइयां तक छू लेंगे, और आपको लोक सेवा में जाना है तो परिश्रम तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। हम अनीश जी से चर्चा कर रहे थे, जान रहे थे महिलाओं का क्या योगदान है खासकर भूमि संरक्षण में। सर, आप एक चर्चा में बता रहे थे, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा था, क्योंकि महिला सबसे बड़ा मैनेजर होता है इस देश की। कहीं भी घर की या कुछ भी देखेंगे तो उसी लेवल पर आप देखिए पूरा खेती का मैनेजमेंट जी महिला ही करता है, लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं हमने खेती का दर्जा या किसान का दर्जा नहीं दे पाया। उसके लिए हम लोग सब लोग मिलकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा समाज ही कहीं ना कहीं पुरुष मेधावित्व ज़्यादा है। कुछ भी हो, लेकिन उस बराबरी का लाना हम सबकी जवाबदेही है। इसलिए कहीं ना कहीं पूरा महिलाओं का जो भूमिका है किसानों को लेके, महिलाओं का जो भूमिका है पूरा घर मैनेजमेंट करने को लेके, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा काम महिलाएं ही करते खेती में, सुबह से लेके शाम तक। तो महिलाओं को किसान का दर्जा के लिए भी हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी समाज में बहुत बड़ी एक बदलाव आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। लोकेश सर, आप हमारे युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? आज लोक सेवा दिवस पर आपने एक विशेष जानकारी हमारे सभी युवाओं को, सभी जनों को दी, तो आप संक्षिप्त में क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से? मुझे लगता है कि युवा अपना एक्सपोजर, अपना इंफॉर्मेशन जो उनके पास आती है जी और रिस्क एपेटाइट को बढ़ाएं, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ। बिल्कुल सही गलत डिसीजन सबके साथ जीवन में मुझे लगता है कि होते रहते हैं, लेकिन उसी यात्रा को नेविगेट वो तभी कर पाएंगे जब वो डिसीजंस लेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिस्क उठाएंगे। क्योंकि इस उम्र में आप जितना भी रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क जिसको मैं कहना चाहता हूँ, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत काम आता है। तो अपने सपनों को किसी संकोच में ना रहें, खूब दमखम से आगे बढ़ें। यही आपकी उम्र है जो आपकी आगे की यात्रा को तय करेगी। तो टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड टेक रिस्क्स। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी युवाओं को, पूरे प्रदेशवासियों को दी। अनीश सर, आपसे हम चर्चा कर रहे थे, भूमि संरक्षण की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं कनेक्शन की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि युवा क्यों नहीं कनेक्टेड है आज के समय भूमि से। एक्चुअली क्या सबसे बड़ी हमारा जो उपलब्धि है, टेक्निकली हम लोग बहुत डेवलप हो गया है, दुनिया हमारा मुट्ठी में आ गया है। इतनी बड़े चीज़ें मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, बाकी कम्युनिकेशन प्रोसेस के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिल जो है वो उल्टा हो गया, श्रिंक होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको और बढ़ा देने की ज़रूरत है। काइंडनेस, दया, गरीबों के प्रति जो दयानुभूति होना चाहिए, अपने से छोटे लोगों के लिए जो स्पेस होना चाहिए, ये सब श्रिंक होते जा रहे हैं अपने हार्ट में। टेक्निकली इतना डेवलप हो गया, उतना डेवलप हमारा हार्ट को नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं उसमें फोकस जरूर करना चाहिए युवा साथियों को, क्योंकि उसके बिना हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर, प्लानिंग्स की अगर बात करें तो आप क्या कुछ प्लान कर रहे हैं इसमें? ज़रूर, क्योंकि सर ने भी कहा, हमेशा हम लोग आई और मैं उसमें आता है, कहीं ना कहीं आई के साथ साथ वी भी, मेरे साथ हम, ये शब्द को थोड़ा जोड़ेंगे तो एक कलेक्टिव प्रोसेस की एक अच्छा मजबूती से हम लोग आगे ले जा पाएंगे। उसके साथ साथ प्रोसेस में यही है, बहुत सारे स्किल है आज की तारीख में, क्योंकि हमारा देश में एक छोटा सा एक टेक्नोलॉजी बढ़ने से बड़ी चीज़ हो गया है स्किल मतलब थोड़ा अंग्रेज़ी बोलना, लैपटॉप चलाना, इसी को बड़ा स्किल मानने लगे। पौधा चलाना और अनाज उगाना, उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट सरकार भी, समाज भी, सब लोग का जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें। इसलिए कहीं ना कहीं हमको हर चीज़ को डीपली जाके, क्योंकि हमारा देश कुछ भी कहिए गांव से निर्मित होता है, तो खेती में काम करने वाले, अनाज उगाने वाले, सब्जी उगाने वाले, उस तरह का प्रोसेस को भी युवाओं को बड़े लेवल पर सपोर्ट दे, युवा भी उसमें जा भी रहे, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन अपनी लोकल यूथ को भी उस तरह की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड डेवलपमेंट, इसको कैसे प्रमोट किया जाए तभी। क्योंकि हमारा देश में या दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मशीन नहीं है जिससे दाना और सब्जी उगा सकें, वो सिर्फ खेत से ही आएगा, किसान से ही आएगा। उसमें युवाओं को और जोर देने की ज़रूरत है। जैसे पॉलिसी लाया, पॉलिसी में भी खेती के लिए कितना स्पेस है युवाओं के लिए, ज़मीन के लिए कितना स्पेस है,
लैंड। अनंत मंडी एक आकर्षण का केंद्र है जी, क्या है अनंत मंडी, हमारे दर्शकों को बताएं। अनंत मंडी भोपाल गांधी भवन में पिछले 4 साल से चल रहे लगातार वीकली मार्केट है ऑर्गेनिक का, हर चीज़ आप वहाँ मिल रहा है। वो 2 चीज़ है, एक तो अपने आसपास के किसानों को एक मार्केट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ भोपाल का जो करीब नौजवान साथी है जी। उनको किसान खेती के साथ साथ एक कनेक्शन एजुकेशन की प्रोसेस है। तीसरा है ये दोनों प्रोसेस के साथ साथ एक बड़ा कम्युनिटी, अभी हम कह सकते हैं करीब 3-4 हज़ार लोगों का कम्युनिटी है जो अनंत मंडी से जुड़े हुए हैं। जी क्योंकि सीड जो होता है, सीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बीज। और हम लोग दिन में 3 टाइम खाना खाता है, लेकिन खाना कहाँ से आ रहा है, कौन पैदा कर रहा है, इसका सोच नौजवानों में नहीं है। उसको दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है, तो इसको लेके हम लोग ये प्रोसेस शुरू किया। आप पिछले 4 साल से लगातार हर संडे गांधी भवन भोपाल में है। आज की शुरुआत में बिल्कुल छोटा ग्रुप था, आज की तारीख में बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। उसके साथ साथ हम लोग एजुकेटेड नौजवान जी डायरी शुरू किया, आपको होम डिलीवरी है, दूध चाहिए तो वेजिटेबल्स, और हमने ओवरऑल ये पूरा यूथ के साथ एक कम्युनिटी फार्मिंग भी शुरू किया है, ताकि सिर्फ किसानों की बात कहना आसान है, लेकिन मिट्टी से कैसे मिले, इसलिए उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है अनंत मंडी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। अनीश जी, आप चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, और खासकर युवा शक्ति से? खास करके युवाओं के साथ ये, क्योंकि हम हिंदुस्तान का हर इंसान के अंदर जो डीएनए है वो है अहिंसा। क्योंकि अहिंसा ही हम दुनिया को दिखा सकते हैं, अहिंसा का रास्ता दुनिया को दिखाना चाहिए। वो चाहे अर्थव्यवस्था में भी हो, हम कैसे अहिंसक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, चाहे एजुकेशन प्रोसेस हो, अहिंसक शिक्षा पद्धति को हम आगे कैसे ले जाएं। ऐसे अहिंसा से जुड़े बहुत सारे चीज़ हैं, और बहुत सारे लोग चुप हैं इस देश में, क्योंकि वो कहते हैं हम अहिंसक हैं लेकिन शांत हूँ, बिना कुछ किए हम लोग अपने आप को अहिंसावादी शांतिवादी मानते हैं इस हिंदुस्तान में। तो कुछ करना भी ज़रूरी है। तो मेरा यही मानना, अंग्रेजी में कहता है, इन बिटवीन साइलेंस एंड वायलेंस देयर इज एक्टिव स्पेस फॉर नॉन वायलेंस। तो ये हिंसा और चुप्पी के बीच में नौजवान जो है अपने काम को एकदम थोड़ा हिला दे, इस देश में पूरा अहिंसा भरा हुआ समाज, शांति भरा हुआ समाज, एक अच्छे अहिंसक समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। उसके लिए युवा एक साथ आए, कुछ भी करने से पहले इसमें अहिंसा का लेंस का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक आदर्श समाज के लिए युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद अनीश जी, आपने आज युवाओं के लिए बहुत अच्छी चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों, हम आपको लेकर चलते हैं सैर पर, क्योंकि सैर करना भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। रायसेन नगर को हिंदू शासक रायसिंह ने वर्ष 1143 में बसाया था। इस शहर के बारे में ऐसी मान्यता है कि राजा रायसिंह ने इस शहर को अपनी सेना के विश्राम गृह के रूप में विकसित किया था। समय के साथ साथ यहाँ बसाहट बढ़ती गई और यहाँ बसने वाले लोग इसे रायसेन के नाम से पुकारने लगे, और धीरे धीरे ये नाम प्रचलन में आ गया, और तभी से इस शहर का नाम रायसेन पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी से 43 किलोमीटर बस यात्रा करने के बाद जैसे ही रायसेन शहर की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो हमें सबसे पहले मुस्लिम संत हजरत मीर फतेहुल्लाह शाह बाबा की दरगाह के दर्शन होते हैं। यहाँ अंकित फारसी भाषा के शिलालेख दिखाई पड़ते हैं, जिनमें शेर शाह सूरी, औरंगजेब और इस दरगाह के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। इस दरगाह के बारे में इतिहास जो है तारीख फरिश्ता में सिर्फ इतना मिलता है कि 800 साल पहले आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इस पावन पवित्र दरगाह पर जो कोई आता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर मन्नत मांगा करते हैं। यही एकमात्र दरगाह है जो क्षेत्रफल की दृष्टि में देश की हर दरगाह से बड़ी है। दरगाह के अंदर मक्का मदीना से लाए गए 5 शाखाओं वाले खजूर के पेड़ को बहुत खास माना जाता है। इस दरगाह से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बरबसी हमारी नजरें उस विशालकाय पहाड़ पर जा टिकती हैं,
जिस पर एक विशालकाय किला दिखाई पड़ता है। और जब हम रायसेन आए हैं तो बिना इस किले को देखे आगे बढ़ना बेमानी सा लगता है। लगभग 570 फीट ऊंचाई पर स्थित इस किले पर पहुंचना कोई रोमांचकारी यात्रा से कम नहीं होता। एक स्थान तक वाहन से जाने के बाद 90% की यात्रा पैदल ही करना पड़ती है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे। तो ये तो था हमारा पर्यटन सेगमेंट। अब दर्शकों हम मिलवाएंगे हमारे मेहमान से। आज हमारे मेहमान हैं श्रीमती भावना खरे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। भावना जी लेखिका हैं, कविताएं लिखती हैं और साथ ही साथ इंग्लिश की प्रोफेसर भी हैं एक्स्ट्रॉल कॉलेज में। मैम कैसे शुरुआत हुई, आपने कैसे लिखना शुरू किया? देखिए, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी भाषा की बहुत प्रबलता है। और थैंकफुली मेरे भी परिवार में पढ़ने और एक्सप्रेस करने की रुचि सब में बहुत ज़्यादा थी, तो बचपन से ही मुझे अच्छा लगता था जी। पर कब बचपन की तुकबंदियों से वो धीरे धीरे कविताओं में परिवर्तित हो गई, मैं खुद ध्यान नहीं मुझे। पर हाँ, कभी भी कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी घटता है जीवन में तो ऐसा लगता है कि उसको पहले पन्नों पे उतार दूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करती हैं, क्योंकि आप जॉब में भी हैं और साथ ही साथ मतलब आर्टिस्ट ही होते हैं, लेखक भी, तो किस प्रकार से आप बैलेंस करती हैं दोनों चीज़ें? एक्चुअली देखा जाए तो काम तो हर ही काम एक तरीके से कुछ कला ही होता है। पढ़ाना भी एक प्रकार की कला ही है, और ख़ासकर टीनेजर्स को पढ़ाना, कॉलेज गोइंग बच्चों को पढ़ाना, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता सा क्षेत्र है मेरा, क्योंकि वहाँ मैं अंग्रेज़ी भाषा पढ़ाती हूँ और यहाँ मैं अब खुद को हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में एक्सप्रेस करती हूँ। तो मेरा कुछ मिलता जुलता सा ही है, इसलिए शायद मेरे लिए आसान है। दूसरे हमेशा से, जैसे मेरा नाम है भावना, भावनाएं व्यक्त करना मुझे बहुत अच्छा लगता है जी बिल्कुल। तो वो मेरे काम और मेरी रुचि दोनों का ही एक हिस्सा है। आपकी पहली रचना कौन सी थी और कब आपने लिखी थी? मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, वो क्यों अपनी ऊर्जा को इधर उधर बेकार की चीज़ों में व्यर्थ कर रहा है। और उस चीज़ से मुझे इतनी तकलीफ़ हुई थी कि मैंने एक कविता लिखी थी, और वो ही मेरी मतलब पहली वो कविता थी जो मुझे उस कविता की हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। यदि बल है तुम में बिना सहारे चलने का, विश्वास मति है सही गलत को चलने का, संयम है मुश्किल में ना टूट बिखरने का, उद्देश्य सुनिश्चित जीवन में कुछ करने का, तो मेरी मानो पथिक न ढूंढो साथी। ये जीवन अंतिम सत्य नहीं बस मिथ्या है, कभी अंत न हो एक विकट मृत तृष्णा है। खोओगे सारे बल कर डाले ये चूर तुम्हें, मृदुल लगे ये सपने सत्य हैं क्रूर बड़े। बनो स्वयं ही संबल खुद ही खुद की लाठी, मेरी मानो पथिक न ढूंढो साथी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। युवा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारी पूर्व में जो चर्चा चली है वो भी युवा शक्ति पर ही आधारित थी, और वाकई में युवाओं को जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसी प्रकार से महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है समाज में। आपके क्या विचार हैं उस पर? फिर से मेरी शिकायत महिलाओं से या खुद से या सभी मित्रों से यही रहती है कि क्यों इतना बांधते क्यों हो, क्यों इतनी जल्दी संतुष्ट हो जाते हो, क्यों इतनी जल्दी हार मान लेते हो, क्यों इतनी कॉम्प्लेसेंसी है, प्रयास क्यों नहीं करना चाहते। बिल्कुल। सबके पास जिम्मेदारियां हैं, सबके पास काम है, और मैं उनको कभी छोटा नहीं मानती, ना मैं कभी ये सोचती हूँ कि एक गृहिणी का रोल कुछ कम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, उस ऊर्जा का हम उपयोग क्यों नहीं करते। और ख़ासकर मेरा आग्रह हमेशा होता है कि कुछ सृजनात्मक उपयोग अपनी ऊर्जा का अगर हम जीवन में करते हैं तो दूसरों को प्रेरणा देने की अपेक्षा मुझे लगता है शायद हम खुद के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होते हैं, और हमें बहुत एक संतुष्टि का एहसास होता है कि हम जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने महिलाओं पर भी कुछ पंक्तियां ज़रूर लिखी होंगी। हाँ, एक तो खुद महिला हूँ और महसूस करती हूँ, तो लिखा था कुछ मैंने। सुनना चाहेंगे जी, आपसे। जी बिल्कुल। कविता का शीर्षक है स्त्री। क्यों बुनती हो ताने बाने, न जाने कितने रिश्ते नए पुराने। तुम तो संतुष्ट हो सृजन के सौंदर्य में, बस लोगों को नहीं बुलाना, वो डरेंगे क्योंकि फंस जाएंगे। कितना अच्छा होता तुम ये उलझन समझती, काश तुम स्त्री ना होती। तुमको कभी अबला कभी निर्भया का नाम मिला,
कभी पीड़ित, कभी शोषित का खिताब मिला, ताने, थप्पड़, तलाक या फिर बोतल पर तेजाब मिला। कितना अच्छा होता तुम खुद को सुरक्षित समझती, काश तुम स्त्री ना होती। लोग करते हैं सशक्तिकरण की बातें, सभाएं लगाते, नारे लगाते, घर में वही नमक ज़्यादा, कपड़े मैले क्यों हैं, आपकी कमियों का एहसास कराते। कितना अच्छा होता तुम बस खुद सी रह पाती, काश तुम स्त्री ना होती। ये आपकी भावनाएं बिल्कुल हर स्त्री की भावना हो, समझ सकते हैं। अब ये जानना चाहेंगे मैम, आपने जो एजुकेशन, आपकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो आप अपने अनुभवों से, अपने वातावरण से, और मुझे बहुत शौक था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कॉलेज में, और बड़ा धन्यवाद है मेरे पेरेंट्स को कि मुझे एक बहुत अच्छा कहना चाहिए प्रबुद्ध वातावरण घर में मिला, जहाँ पे अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी और अवसर दिए गए, और खूब अच्छा साहित्य पढ़ने को मिला। मेरे पिताजी को बहुत शौक था किताबें घर में लाने का और हम लोगों को पढ़वाने का, और उसके कारण जो फॉर्मल शिक्षा थी, जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया प्लस जो मैंने कोर्सेज किए, तो वो एक तरफ, और दूसरा ये जो जीवन के अनुभवों की शिक्षा थी, ये बहुत ही मूल्यवान रही मेरे लिए। बिल्कुल, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने साहित्य अपने बचपन में पढ़ा, तभी आप इतनी अच्छी कविताएं उकेर पा रही हैं। आपकी हॉबीज़ के बारे में जानना चाहेंगे। कविता तो है ही, इसके अलावा आप क्या कुछ करती हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहना और बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ सृजन करते रहना पसंद है। मुझे बागवानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और बागवानी में भी मैं चाहती हूँ कि बजाय किसी दूसरे पे निर्भर होकर जितना कुछ कर सकती हूँ मैं खुद करूँ। तो किचन वेस्ट की खाद बनाना, और सूखे पत्तों का प्रयोग करना, और घर की सब्जी लगाना, और आप मानेंगे ये एक प्रकार के मेडिटेशन का कार्य करता है। बागवानी बिल्कुल एक प्रकार के आपको मन से शांत कर देती है, और शरीर को जो इसके बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही। बिल्कुल। खाद किस प्रकार से बनाती हैं घर में आप? बहुत आसान है, आजकल तो नगर निगम भी इसके लिए ट्रेनिंग दे रहा है, और बाकी हम जैसे कहते हैं कि सोशल मीडिया, तो मैंने सोशल मीडिया के साथ ये प्रण लिया है कि उसका हर अच्छे काम में मैं उपयोग करूँगी। तो यूट्यूब पे इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है इसके लिए, और मैंने उसी से सीख कर अपने घर में प्रयोग कर करके मैंने पूरा किचन कंपोस्ट कलेक्ट करके उसको टुकड़ों में बांट के, फिर उसके साथ वेस्ट डिकम्पोजर्स भी आते हैं मार्केट में, उनका प्रयोग करना पड़ता है जिससे कुछ बदबू ना आए, सड़न ना हो। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि उससे मैं कचरा कम कर रही हूँ। बिल्कुल। घर से बाहर जो कचरा जाता है वो बहुत कम जाता है मेरे घर से, तो उसका मैं रिसाइकलिंग कर पा रही हूँ और प्रयोग कर पा रही हूँ। बिल्कुल, आप प्रकृति को एक भेंट स्वरूप ये दे रही हैं, जिससे प्रकृति संरक्षित रहेगी, और सभी महिलाओं को ये करना चाहिए। आने वाले 1 मई को श्रमिक दिवस भी मनाया जाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि आपने मजदूरों पे भी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, उसके बारे में आप जानना चाहेंगे। कैसे आपके मन में विचार आए इस कविता को लिखने के? दरअसल होता क्या है कि समाज के कुछ वर्ग होते हैं जो जैसे हम जेवर पहनते हैं उसकी तरह वो सामने होते हैं, जिनको हर कोई पसंद करता है, अप्रिशिएट करता है, उनकी तारीफ करता है। पर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कभी कोई पलट के देखता भी नहीं, और समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी तरफ हम कभी ध्यान भी नहीं देते। हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, पर हमें आज तक ये नहीं पता होगा कि हमारे उस घर बनाने में नींव किसने डाली थी, ईंटें किसने उठाई थी। बिल्कुल। तो एक बार जब हमारा कुछ पड़ोस में कंस्ट्रक्शन चल रहा था और मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई जिन पर मैंने कुछ ऐसे ही पंक्तियाँ लिखी थी। मेरे सामने जीवन का संदेश अमूल्य है, एक तरफ दीवार के स्विमिंग पूल है, दूसरी तरफ मिट्टी, मलबा, धूल है। कुछ 5 स्टार बच्चे नीले पूल में नहाते हैं, दूसरे कीचड़ के गड्ढे में लोट लगाते हैं। हंसते ये भी हैं और वो भी, साधन हो न हो बचपन को खेल ही पाते हैं। एक तरफ गगनचुंबी इमारत है, क्लब है, जिम है, दूसरी तरफ पन्नी की झोपड़ी में कुप्पी की लौ मत्थम है। मेरी बालकनी से दिखते ये दृश्य मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए शायद अपने दुख मुझे अब कम रुलाते हैं, थोड़ा कम रुलाते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ, और वाकई में बिल्कुल जो जीवन का सच है वो इन पंक्तियों से हम समझ पा रहे हैं। आपका और क्या अनुभव है कविताओं में, और किस क्षेत्र में आप लिखना पसंद करती हैं? लेख भी लिखती हूँ, पर मेरा ऐसा विशेष शायद स्वभाव से बहुत ज़्यादा श्रृंगार रस
पसंद करती हूँ, मुझे गीत सुनना बहुत पसंद है, सिनेमा भी देखती हूँ, और हर अच्छी भावना को, कहते हैं ना जीवन में 9 रस होते हैं, तो हर प्रकार के रस का जीवन में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और हर रस को हमें उतनी ही महत्व भी देना पड़ता है। तो सब कुछ महसूस करना, उसको अच्छी तरीके से, और एक बात ये तय है कि गद्य में कभी कभी बात वो प्रभाव नहीं छोड़ पाती जो पद्य में छोड़ती है। कविता या गीत क्यों ऐसा होता है कि हमारे दिल को बहुत छू जाते हैं, तो इसलिए मैंने कविता लिखना मुझे अधिक पसंद है। लिखती मैं कहानी और लेख भी हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कम समय में कम शब्दों में कविता ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करती है बजाय गद्य के। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है, मेरी मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आइए फिटनेस के क्षेत्र में कार्य कर रहे एक स्टार्टअप से मैम, हम बात कर रहे थे आपसे कविताओं के बारे में, जो कविताएं आपने लिखी हैं। आप एक प्रोफेसर भी हैं और साथ ही साथ कवि भी हैं, लेकिन किस प्रकार से आपसे कई सारे बच्चे भी जुड़ते होंगे, और आप है इंग्लिश की प्रोफेसर, लिखती हिंदी में है, ये एक बड़ी विचित्र बात है। तो आपका क्या अनुभव है? मेरा ऐसा मानना है खाली अंग्रेज़ी ही नहीं, आप कितनी भी भाषाएं सीख लें, और सीखने में कोई बुराई नहीं है, और जहाँ आवश्यकता हो उसका प्रयोग करने में भी कोई बुराई नहीं है। पर मातृभाषा से जैसे हर लड़की का अपने मायके से जुड़ाव होता है, वैसे ही मातृभाषा से हर व्यक्ति का जुड़ाव होना चाहिए, और उसको ससम्मान प्रस्तुत करना, ये मेरी एक निजी चॉइस थी। इसलिए मैं लिखती मैं अंग्रेज़ी में भी हूँ, पर वही वाली बात होगी कि जैसे हम अपनी मातृभाषा में खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और पढ़ाती अंग्रेज़ी हूँ, वो मेरा एक प्रोफेशन है, मुझे वो भी बहुत पसंद है, वो पढ़ाना भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जो आने वाले युवा हैं वे भी कई सारे कवि बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ पे मैं कहूँगी कि भाषा से ज़्यादा भावना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अभी क्या है, सिंपैथी बहुत लोग जानते हैं, एम्पैथी कोई नहीं जानता जी। हम लोगों की दुर्दशा पे, उनकी समस्याओं पे हम दुखी होते हैं, लेख लिखते हैं, भाषण देते हैं, पर हम उसको महसूस कभी नहीं कर पाते कि सच में वो भावना है क्या। और आप लेखक या कवि तभी बन सकते हैं जब आप उन भावनाओं को आप गहराई से महसूस कर पाएं, तभी आप उनको व्यक्त कर पाएंगे, तभी आप कुछ सृजन कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप हमारे दर्शकों से क्या संदेश देना चाहेंगे, जो खासकर नए युवा हैं और जो कवि बनना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी युवाओं से कि चकाचौंध बहुत भ्रमित करती है, दिग्भ्रमित भी करती है। आप पथ त्रस्त हो जाइए, लेकिन पथ भ्रष्ट मत होइएगा प्लीज़, क्योंकि समस्या ये है कि आज का युवा ऊपर ऊपर तैर रहा है, गहराई में गोते लगाना नहीं चाहता। तो अगर आप जीवन में सच में कुछ ऐसा अर्जित करना चाहते हैं जिस पे आपको गर्व हो, जिस पे आपको मन में संतुष्टि हो, तो कृपया जीवन को थोड़ा गहराई से जिए, और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी रुचियां हो, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, थोड़ा सा डूब के, थोड़ा महसूस करके और थोड़ा समझ के करेंगे, तो उन्हीं चीज़ों में आपको आनंद भी ज़्यादा आएगा और आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी दे पाएंगे बाहर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम जो कर रहे हैं वो दिल से करें और हमारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, आपने अपने अनुभव हमारे दर्शकों से साझा किए और बताया कितना महत्वपूर्ण है अपनी भावनाओं को समझना और अपने शौक़ को पूरा करना अपने प्रोफेशन के साथ। तो दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त। नमस्कार।